नमस्कार। कभी सोचा है कि एक किताब कैसे पूरे देश को एक साथ जोड़कर रख सकती है? तो आज हम यही देखने वाले हैं, हमारे संविधान की वो खास बातें जो हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान आखिर हमें देता क्या है और बदले में हमसे चाहता क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये एक नागरिक और सरकार के रिश्ते को कैसे देखता है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों की। फिर देखेंगे कि सरकार के लिए क्या दिशा निर्देश हैं। इसके बाद एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम जानेंगे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हमारे मौलिक अधिकार यानी वो गारंटियां जो हर नागरिक को मिली हुई हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, जैसे मैग्ना कार्टा ने सदियों पहले इंग्लैंड में राजा की मनमानी पर रोक लगाई थी, ठीक वैसे ही हमारे संविधान का ये हिस्सा यानी पार्ट 3 भारत में सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाता है और हर नागरिक की आज़ादी को पक्का करता है। तो कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हैं। वैसे पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब ये जो 6 अधिकार बचे हैं ना, यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, ये सब हमें एक सम्मान की जिंदगी जीने का भरोसा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार वो हैं जिनके लिए हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरी तरफ है निदेशक सिद्धांत। ये सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या लक्ष्य रखने चाहिए। इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये देश चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई बात कि संविधान सरकार को क्या करने से रोकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान सरकार को क्या करने के लिए कहता है। वो कौन से वादे हैं जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी। आप इन्हें सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं। मतलब ये वो आदर्श हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करके एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। एक ऐसा देश जहां सबको सामाजिक और आर्थिक इंसाफ मिले। हाँ, ये बात सही है कि हम डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 37 साफ कहता है कि देश को चलाने में इन सिद्धांतों का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो अधिकार मिल गए, सरकार के लिए लक्ष्य भी तय हो गए, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है ना? वो है हमारी जिम्मेदारियां। चलिए अब बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों की। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। इन्हें बाद में जोड़ा गया। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य शामिल किए गए। फिर 2002 में एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। तो ये जो 11 कर्तव्य हैं, ये हमारे नैतिक और नागरिक दोनों तरह के दायित्वों का एक मिश्रण है। कुछ हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को संजोकर रखना है, तो कुछ कहते हैं कि हमें संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। साथ ही देश की एकता बनाए रखना, भाईचारे को बढ़ावा देना और अपने पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबका काम है। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उस पद की जो इस पूरे संवैधानिक ढांचे के संरक्षक के तौर पर सबसे ऊपर है, यानी भारत के प्रथम नागरिक। भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। अब देखिए, देश चलाने की जो असल ताकत होती है वो तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका एक औपचारिक प्रमुख की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संविधान के गार्डियन की तरह है। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है, लेकिन इसे पास करवाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के भारी बहुमत की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसीलिए बनाई गई है ताकि ये सुनिश्चित हो कि देश का सर्वोच्च पद स्थिर रहे। तो
अधिकार, सिद्धांत, कर्तव्य और इन सब की रक्षा के लिए एक राष्ट्रपति। ये एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक संतुलन है ना? यही वो संतुलन है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाता है। ये एक नागरिक और राज्य के बीच कभी न खत्म होने वाली बातचीत की तरह है, और शायद यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र की असली पहचान है।